हाय फ्रेंड्स, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पढ़ाकू योद्धा में हार्दिक स्वागत है। फ्रेंड्स, मैं आप सभी को अभी छत्तीसगढ़ का आधुनिक इतिहास पढ़ा रही हूँ, जिसमें मैं आप सभी को छत्तीसगढ़ के जो प्रथम मराठा शासक हुए हैं भीमबाजी भोसले, इनके बारे में बता चुकी हूँ। लेकिन इनसे रिलेटेड एक और इम्पॉर्टेंट फैक्ट है जिसे आप सभी को जानना ज़रूरी है, इसे मैं अभी बताने वाली हूँ। इसके बाद फ्रेंड्स, आज मैं आप सभी को जो सूबा पद्धति है, ठीक है, जिसको प्रारंभ किन्होंने किया था, वेंकोजी भोसले जी ने, इसके बारे में बताऊंगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप सभी के लिए ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि ये जो सूबा पद्धति है, ठीक है, और इसके अंतर्गत जो भी सूबेदार हुए हैं छत्तीसगढ़ में, इनके समय पर बहुत सारी घटनाएं हुई हैं छत्तीसगढ़ में, जिससे रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। इसीलिए फ्रेंड्स, आप सभी का इस पद्धति के बारे में पढ़ना और जो सूबेदार हुए हैं उनके समय में जो भी घटनाएं हुई हैं, इसके बारे में जानना बहुत ही आवश्यक है। इसलिए आप सभी इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए। तो चलिए फ्रेंड्स, भीमबाजी भोसले के बारे में देखते हैं। तो जो भीमबाजी भोसले हैं फ्रेंड्स, है ना, इनके बारे में मैं पूरा डिटेल बता चुकी हूँ अपने पिछले वीडियो में, लेकिन इसमें मैं बताने वाली हूँ कि ये जो भीमबाजी भोसले जी हैं, इनका कुछ जमींदारी से संबंध था, ठीक है। और ये कौन कौन सी जमींदारी है, इसका नाम आप सभी को याद रखना है। तो देखिए, खैरागढ़ जमींदारी है, ठीक है, सरगुजा जमींदारी, चांग बखार जमींदारी, कोरबा जमींदारी और धमधा जमींदारी। कौन कौन सा फ्रेंड्स? खैरागढ़ जमींदारी, सरगुजा जमींदारी, चांग बखार जमींदारी, कोरबा जमींदारी और धमधा जमींदारी, ठीक है। इनमें से फ्रेंड्स, जो खैरागढ़ जमींदारी है, सरगुजा जमींदारी है और जो चांग बखार जमींदारी है, ठीक है, ये इन तीनों पर जो भीमबाजी भोसले जी हैं, इन्होंने कर लगाया था। टकोली कहते हैं जिसे, ठीक है। क्या था ये? वार्षिक कर होता है एक प्रकार का। क्या होता है? टकोली वार्षिक कर होता है। तो भीमबाजी भोसले ने ये जो जमींदारी है खैरागढ़, सरगुजा और चांग बखार, इन पर यहाँ के जो जमींदार थे, इनके ऊपर टकोली लगा करके छोड़ दिया था। मीन्स वार्षिक कर इनसे लेते थे। मीन्स ये जो जमींदार थे वो इनके करद शासक थे। कैसे थे? करद। करद मीन्स क्या? कर देने वाले, ठीक है। कैसे थे? कर देने वाले, ठीक है। उसके बाद ये जो कोरबा जमींदारी है ना फ्रेंड्स, इससे रिलेटेड एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जैसा कि मैं आपको बताई ना कि भीमबाजी भोसले जो हैं वो खैरागढ़ वगैरह जमींदारी से क्या लेते थे? मीन्स यहाँ के जो जमींदार थे उनसे क्या लेते थे? कर लेते थे, ठीक है, वार्षिक कर, जिसे टकोली कहते थे, ठीक है। लेकिन ये जो कोरबा जमींदारी है ना, इस जमींदारी को जो भीमबाजी भोसले हैं उन्होंने जब्त ही कर लिया था, ठीक है। मीन्स वहाँ के जो जमींदार थे उनसे छीन लिए थे, ठीक है। उनसे कर लेने की बजाय डायरेक्टली ये जो कोरबा जमींदारी है इसको जब्त कर लिए थे। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कौन से जमींदारी को भीमबाजी भोसले जी के द्वारा जब्त कर लिया गया था। तो आपको पता होना चाहिए कि जो कोरबा जमींदारी था, है ना, उस समय उसको जो भीमबाजी भोसले हैं उनके द्वारा जब्त कर लिया गया था। और यह जमींदारी जब्त करने का एकमात्र घटना है, ठीक है। मीन्स भीमबाजी भोसले ने सिर्फ जो कोरबा जमींदारी है उसको ही क्या कर लिए थे? इन्होंने जब्त कर लिए थे, ठीक है। इसके बाद जो भी जमींदारी था, है ना, वहाँ के जो जमींदार थे उनसे कर लेकर उनको छोड़ दिए थे, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये बात आपको याद रखना है। हालांकि मैं आप सभी के लिए जो सन है उसको भी शो कर दी हूँ, लेकिन सन उतना इम्पोर्टेंट नहीं है और अभी तक वैसे ऐसा क्वेश्चन पूछा भी नहीं गया है, ठीक है। लेकिन हो सकता है आगे एग्जाम में आप सभी से ऐसा क्वेश्चन पूछ दिया जाए, क्योंकि आप क्वेश्चन को थोड़ा सा डीप करते जा रहे हैं, इसलिए मैं आप सभी को इनका नाम बता दी हूँ। 3 जमींदारियों का नाम आप सभी याद रखिएगा। और देखिए, धमधा जमींदारी जो है, इससे रिलेटेड एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट ये है कि जो धमधा जमींदारी है, यहाँ के जो जमींदार थे उन्होंने भीमबाजी भोसले के डर से अपनी पत्नी के साथ आत्महत्या कर ली थी, ठीक है। क्या कर लिए थे? आत्महत्या कर लिए थे। मीन्स इन्होंने क्या किया था? जल समाधि ले लिया था और आत्महत्या कर लिए थे। तो ये हो गया धमधा जमींदारी से रिलेटेड इम्पोर्टेंट फैक्ट। और आप सभी को एक और रियासत का नाम याद रखना है, वो है कांकेर रियासत, ठीक है। ये जो कांकेर रियासत है ये भी भीमबाजी भोसले के अधीन था, ठीक है। और जो धीराज सिंह थे, क्या नाम था? धीराज सिंह, ये कांकेर के राजा थे, ठीक है। क्या नाम था इनका? धीराज सिंह, ये कांकेर के राजा थे उस समय। और जो सिहावा नाम का एक तालुक था, है ना, मीन्स इसे तालुका भी कहते हैं, ये कांकेर के अधीन था। ये वैसे इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, आपके लिए ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि जो कांकेर रियासत है वो भी भीमबाजी भोसले के अधीन था, ठीक है। और हो सकता है ये भी पूछ दिया जाए कि जब कांकेर रियासत भीमबाजी भोसले के अधीन था
तो उस समय कांकेर के राजा कौन थे? तो कौन थे? राजा धीराज सिंह जी थे। ठीक है, कौन थे? धीराज सिंह जी। ठीक है फ्रेंड्स, तो इतना आप सभी को याद रखना है। आपको सिंपली जो जमींदारी है उसका नाम याद रखना है, और जो एक्स्ट्रा बताई हूँ कोरबा जमींदारी के बारे में, है ना, और जो धमधा जमींदारी है उसके बारे में, इसे भी याद रखिएगा। अब हम देखते हैं फ्रेंड्स छत्तीसगढ़ में जो सूबा पद्धति स्टार्ट किया गया था उसके बारे में। तो देखिए फ्रेंड्स, मैं आप सभी को क्या बताई थी कि 7 दिसंबर 1787 ईस्वी को भीमबाजी भोसले की मृत्यु हो गई थी। ठीक है, तो जब भीमबाजी भोसले की मृत्यु हो गई फ्रेंड्स, इसके बाद भोसला राजकुमार वेंकोजी भोसले को छत्तीसगढ़ का शासक नियुक्त किया गया। ठीक है, किन्हें नियुक्त किया गया? भीमबाजी भोसले के बाद वेंकोजी भोसले को। ठीक है, ये जो वेंकोजी भोसले हैं, इन्होंने छत्तीसगढ़ में बहुत ही अलग एक नवीन नीति का आरंभ किया। ठीक है, जिसके अंतर्गत जो छत्तीसगढ़ है इसको एक सूबा माना जाता था। ठीक है, क्या छत्तीसगढ़ को एक सूबा माना जाता था? ठीक है, और छत्तीसगढ़ के शासन संचालन के लिए सूबेदारों की नियुक्ति की जाती थी। और साथ ही फ्रेंड्स, जैसा कि मैं आपको बताई थी कि जो भीमबाजी भोसले जी हैं वो डायरेक्टली मीन्स प्रत्यक्ष शासन करते थे छत्तीसगढ़ पर रतनपुर में रहकर। लेकिन ये जो वेंकोजी भोसले हैं ये रतनपुर में ना आकर मीन्स छत्तीसगढ़ में ना आकर के नागपुर में रह करके ही, क्या नागपुर में रह करके ही ये जो छत्तीसगढ़ राज्य है इसका शासन जो है संचालन करने लगे सूबेदारों के माध्यम से। ठीक है, और यही पद्धति क्या कहलाता है? सूबा पद्धति कहलाता है। क्या कहलाता है फ्रेंड्स? सूबा पद्धति कहलाता है। और ये जो सूबा पद्धति है वो कब से कब तक चला है? 1787 से 1818 तक। कब से कब तक चला है? 1787 से 1818 तक। ठीक है, अब देखिए फ्रेंड्स, ये जो सूबा पद्धति है इसके तहत छत्तीसगढ़ जो राज्य है इसका आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक हर तरीके से पतन हुआ है। ठीक है, अब फ्रेंड्स मैं आप सभी को ये जो सूबा शासन स्टार्ट हुआ था छत्तीसगढ़ में इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बातें बता रही हूँ। ठीक है, जैसा कि सूबेदारों की नियुक्ति कैसे की जाती थी, है ना, क्योंकि ये सारी बातें भी आप सभी के लिए इम्पोर्टेंट है और एग्जाम में पूछा भी जा सकता है। इसके बाद मैं आप सभी को वेंकोजी भोसले से रिलेटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें बताऊंगी जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं, मीन्स जिनसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। इसके बाद हम सभी जो है वो क्या पढ़ेंगे? जो सूबेदार नियुक्त हुए हैं छत्तीसगढ़ में इनके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, और साथ ही ये जो सूबेदार नियुक्त हुए हैं इनके समय पर जो अंग्रेज यात्री थे, है ना, वो भी छत्तीसगढ़ आए थे। तो इनके बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन से सूबेदार के टाइम पर कौन सा अंग्रेज यात्री आया था या फिर यूरोपीय यात्री आया था करके। ठीक है, तो इनके बारे में मैं आप सभी को अच्छे से बताने वाली हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स, आप सभी को मैं बताती हूँ कि आखिर सूबा शासन होता क्या था। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स, ये जो सूबा शासन है वो शासन संचालन की एक पद्धति है। ठीक है, जिसके तहत क्या किया जाता था? छत्तीसगढ़ को एक सूबा माना जाता था। क्या माना जाता था? छत्तीसगढ़ को एक सूबा माना जाता था नागपुर रियासत के अंतर्गत। क्योंकि फ्रेंड्स जो भोसला शासक थे वो कहाँ के थे? नागपुर के थे। ठीक है, और नागपुर क्या था उस समय? एक रियासत था। क्या था? एक रियासत था। और नागपुर रियासत के तहत छत्तीसगढ़ को एक सूबा माना गया, क्योंकि अब जो छत्तीसगढ़ है वो मराठों के अधीन था और मराठा जो थे वो नागपुर रियासत के शासक थे। ठीक है, तो इस तरीके से छत्तीसगढ़ भी किसके अधीन था? नागपुर के अधीन, है ना, मीन्स जो नागपुर रियासत है उसी के अधीन, इसलिए नागपुर रियासत के अंतर्गत इसको एक सूबा माना जाता था। ठीक है, और जो छत्तीसगढ़ राज्य है इसके संचालन के लिए सूबेदारों की नियुक्ति की जाती थी। अब देखते हैं फ्रेंड्स कि ये जो सूबेदार होते थे इनकी नियुक्ति किस प्रकार की जाती थी। तो देखिए फ्रेंड्स, ये जो सूबेदार नाम का पद था ना, ये पद ना तो स्थायी था और ना ही वंशानुगत था। ठीक है, इसका मतलब क्या है स्थायी? मतलब इसका मतलब ये है कि जिस व्यक्ति की नियुक्ति कर दी गई एक बार कि वो सूबेदार है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वही सूबेदार रहेगा। ठीक है, और उसके बाद वंशानुगत भी नहीं है। इसका मतलब क्या है कि जिस व्यक्ति की नियुक्ति की गई है ना, उसके बाद उसका बेटा बनेगा सूबेदार, ऐसा भी नहीं था। तो इस प्रकार ये ना तो स्थायी था और ना ही वंशानुगत था। ठीक है, और ये जो सूबेदार था इसकी नियुक्ति किस आधार पर की जाती थी? जो व्यक्ति बोलता था कि छत्तीसगढ़ से सर्वाधिक राशि वसूल करके नागपुर भेजेगा। क्या बोल रही हूँ मैं कि जो भी व्यक्ति जो नागपुर के शासक थे वेंकोजी भोसले, उनको बोलता था, मीन्स उनको वादा करता था कि वो छत्तीसगढ़ से सर्वाधिक राशि वसूल करके नागपुर भेजेगा, उसी की नियुक्ति की जाती थी। इस प्रकार फ्रेंड्स ये जो सूबेदारी पद्धति है वो एक ठेके पद्धति थी, है ना। क्या? ठेकेदारी प्रथा या फिर ठेकेदारी पद्धति थी ये, जिसके तहत छत्तीसगढ़ को किसी भी व्यक्ति के हवाले कर दिया जाता था जो सिर्फ ये कहता था कि वो छत्तीसगढ़ से ज़्यादा राशि मीन्स पैसा वसूल करके नागपुर भेजेगा। ठीक है, और उसकी योग्यता पर कोई भी ध्यान नहीं दिया जाता था।
ठीक है, क्या बोल रही मैं, उसकी योग्यता, उसकी प्रतिभा, उसकी कार्य कुशलता पर कोई भी विचार नहीं होता था। बस ये देखा जाता था कि कौन सा व्यक्ति जो है वो छत्तीसगढ़ से अधिक धन वसूल करके नागपुर भेज सकता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस प्रकार से सूबेदारों की नियुक्ति की जाती थी। तो आप सभी समझ सकते हैं फ्रेंड्स कि ये जो सूबेदार होते थे वो अधिक से अधिक राशि वसूल करने के पक्ष में रहते थे, है ना। मीन्स जो छत्तीसगढ़ की जनता है इनसे से अधिक धन लूटना चाहते थे और नागपुर भेजना चाहते थे, क्योंकि इनको क्या था, अपना पद बचाना था। क्या करना था, अपना पद बचाना था, इसीलिए ये ऐसा करते थे। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस प्रकार से ये जो पद्धति है वो बिल्कुल ही बेकार पद्धति थी और इसके कारण छत्तीसगढ़ का आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक हर तरीके से पतन ही हुआ है और यहाँ की जो जनता है ना, इनको बहुत ही ज़्यादा कष्ट और दुखों का सामना करना पड़ा जब ये सूबा पद्धति स्टार्ट हुआ तब। ठीक है, तो आप सभी को समझ में आ गया होगा कि ये जो सूबा शासन है वो क्या है। सूबा शासन के तहत छत्तीसगढ़ को एक सूबा माना जाता था और यहाँ पर छत्तीसगढ़ का जो शासन है इसका संचालन करने के लिए सूबेदारों की नियुक्ति की जाती थी। ठीक है, और इनका कोई भी योग्यता भी नहीं रहता था, इनकी कोई भी प्रतिभा भी नहीं, मीन्स किसी भी प्रकार का कोई भी जो क्वालिटी है वो नहीं देखा जाता था। अब देखते हैं फ्रेंड्स, क्या देखेंगे अब हम वेंकोजी भोसले के बारे में। तो देखिए फ्रेंड्स, ये जो वेंकोजी भोसले हैं, है ना, इन वेंकोजी भोसले की नियुक्ति जो है छत्तीसगढ़ में शासन करने के लिए किया गया था, छत्तीसगढ़ के राजा के रूप में। लेकिन ये जो वेंकोजी भोसले हैं ये छत्तीसगढ़ में ना रह करके नागपुर से ही शासन का संचालन करने लगे सूबा पद्धति के द्वारा। और ये जो सूबा पद्धति है फ्रेंड्स, ये नागपुर रियासत का ही है, मीन्स नागपुर में भी सूबा पद्धति ही चल रहा था, जिसको उस पर भी लागू कर दिया गया। ठीक है, अब देखिए ये जो वेंकोजी भोसले हैं ना, इनको धुरंधर की उपाधि दी गई थी। कौन सी उपाधि, धुरंधर की उपाधि के साथ छत्तीसगढ़ की जो प्रशासनिक जिम्मेदारियां इनको सौंपी गई थी। कौन सी उपाधि के साथ, धुरंधर की उपाधि। ये उपाधि बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है फ्रेंड्स, इसलिए आप सभी को उपाधि का नाम याद रखना है। कौन सा उपाधि, धुरंधर की उपाधि। ठीक है, और साथ ही फ्रेंड्स मराठा इतिहास में जो छत्तीसगढ़ है इसको वेंकोजी भोसले का जागीर कहा जाता है। क्या कहा जाता है, वेंकोजी भोसले का जागीर कहा जाता है। और ये जो वेंकोजी भोसले है ना, ये अपने शासनकाल में छत्तीसगढ़ में केवल 3 बार आए हैं। कितने बार फ्रेंड्स, ओनली 3 बार, है ना। तो आप सभी को याद रखना है कि ये जो वेंकोजी भोसले थे वो छत्तीसगढ़ में केवल 3 बार ही आए थे और वो हमेशा कहाँ रहते थे, वो हमेशा नागपुर में रहते थे। ठीक है, तो इस प्रकार से इनसे रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट बातें हैं वो मैं आपको बता दी हूँ। अब हम देखते हैं छत्तीसगढ़ के जो सूबेदार हुए हैं उनके बारे में, क्योंकि छत्तीसगढ़ के जो सूबेदार हुए हैं इनसे रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। तो छत्तीसगढ़ के सबसे पहले सूबेदार कौन थे फ्रेंड्स, छत्तीसगढ़ के सबसे पहले सूबेदार थे महिपत राव दिनकर जी। कौन थे, महिपत राव दिनकर जी। इनका कार्यकाल है 1787 से 90। कब से कब तक है, 1787 से 90। एक बार फ्रेंड्स आप सभी स्क्रीन पर देखिए, है ना, मैं आप सभी को जितने भी सूबेदार हुए हैं उनका नाम जो है वो शो कर रही हूँ, क्योंकि फ्रेंड्स ये जो नाम है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए, इसको अरेंज करने के लिए पूछा जाता है। तो आप सभी देखिए स्क्रीन पर, सबसे पहले थे महिपत राव दिनकर, यहाँ पर महिपाल लिख दिया गया है ना, मीन्स ये प्रिंटिंग मिस्टेक है, इनका नाम जो था वो महिपत राव दिनकर था। ठीक है, तो क्या था, क्या है, ये महिपत राव है ना, ये महिपाल नहीं है। उसके बाद सेकेंड कौन थे, विट्ठल राव दिनकर। कौन थे, विट्ठल राव दिनकर या फिर विट्ठल दिनकर। ठीक है, उसके बाद तीसरे है भवानी कालू। क्या नाम था तीसरे का, भवानी कालू। उसके बाद चौथे थे केशव गोविंद। कौन थे, केशव गोविंद। उसके बाद 5वें नंबर पर 2 लोगों की नियुक्ति हुई थी, है ना, सूबेदार के जो पद था उस पर, विकोजी पिंडरी, है ना। उसके बाद दीरो कुल्लरकर। क्या, विकोजी पिंडरी, दीरो कुल्लरकर। उसके बाद 6वां है बीकाजी गोपाल, है ना। फिर 7वें नंबर पर फिर से 2 व्यक्तियों की नियुक्ति हुई थी, सरकार हरि और सीताराम टाटिया। ठीक है, कहीं कहीं पर ये जो सरकार हरि है ना, इसको सखाराम हरि भी दिया रहता है। क्या दिया रहता है, सखाराम हरि। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये दोनों नाम आप याद रखिएगा। ठीक है, तो सरकार हरि या फिर सखाराम हरि और सीताराम टांटिया। उसके बाद है 8वां यादव राव दिवाकर। सबसे अंतिम मीन्स अंतिम सूबेदार हुए छत्तीसगढ़ के यादव राव दिवाकर। क्या नाम है, यादव राव दिवाकर। और मैं जितना बताई हूँ 8 नाम, ये एकदम आप सभी को रट्टा होना चाहिए। डायरेक्टली क्वेश्चन जो है एग्जाम में पूछा जाता है इनको अरेंज करने के लिए। ठीक है फ्रेंड्स, इसलिए आप सभी को ये पूरा रटा हुआ होना चाहिए। अब मैं आप सभी को ये जो सूबेदार हुए हैं इनके बारे में एक एक करके बता रही हूँ, इनके कार्यकाल के साथ। ठीक है, तो जो कार्यकाल बताऊंगी इसे भी आप सभी को याद रखना है। आप सभी को नाम जो है अच्छे से याद रखना है और इनका कार्यकाल अभी मैं जो बताऊंगी उसे भी याद रखना है। तो देखिए फ्रेंड्स, महिपत राव दिनकर। तो
तो ये जो महिपतराव दिनकर थे फ्रेंड्स, है ना, इनका कार्यकाल है 1787 से 90। और साथ ही ये जो महिपतराव दिनकर है वो छत्तीसगढ़ के प्रथम सूबेदार थे। क्या थे? छत्तीसगढ़ के प्रथम सूबेदार। ठीक है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और आप सभी के लिए ये क्वेश्चन भी बन चुका है, मीन्स आ चुका है क्वेश्चन एग्जाम में कि छत्तीसगढ़ के प्रथम सूबेदार कौन थे, तो महिपतराव दिनकर जी थे। ठीक है फ्रेंड्स, और साथ ही आपको बता देती हूँ कि जैसा कि जो वेंकोजी भोसले हैं वो कहाँ रहते थे? नागपुर में। तो ये सूबेदार जिनकी नियुक्ति करते थे, तो यही सूबेदार जो है वो कहाँ रहते थे? रतनपुर में रहते थे। ठीक है, कहाँ रहते थे ये सूबेदार? रतनपुर में रहते थे। अब देखिए फ्रेंड्स, ये जो महिपतराव दिनकर है ना, तो मैं आपको अपने पिछले वीडियो में बताई थी कि इनके समय में कौन थी? इनके समय में जो बिम्बाजी भोसले हैं उनकी पत्नी थी आनंदीबाई। ठीक है, जिनका बिम्बाजी भोसले के साथ क्या हुआ था? एक समझौता हुआ था। ठीक है फ्रेंड्स, क्या हुआ था? समझौता या फिर संधि हुआ था कि ये जो आनंदीबाई है ना, रतनपुर की सारी शक्तियां इनके हाथों में ही केंद्रित रहेगा और जो भी सूबेदार नियुक्त होकर आएगा छत्तीसगढ़ में, उसको कोई भी कार्य करने के लिए आनंदीबाई से क्या करना पड़ेगा? परामर्श करना पड़ेगा, उनकी अनुमति लेना अनिवार्य होगा। ठीक है, इसलिए ये जो महिपतराव दिनकर है और आनंदीबाई, इनके भी सत्ता संघर्ष चलने लगा, जिसका खामियाजा जो है वो छत्तीसगढ़ की जनता को भुगतना पड़ा। ठीक है, क्योंकि इन दोनों में हमेशा क्या होता था? सत्ता संघर्ष होता था, जिसके तहत कर से रिलेटेड कोई भी जो बात आता था तो महिपतराव दिनकर कुछ अलग कर बोलते थे, है ना, और जो आनंदीबाई है वो कुछ अलग कर। तो इस प्रकार से जो छत्तीसगढ़ की जनता है इनको बहुत ही ज्यादा परेशानी हुई। अब देखिए फ्रेंड्स, ये जो महिपतराव दिनकर है, इनके टाइम का सबसे इम्पोर्टेंट जो फैक्ट है वो ये है कि इनके टाइम पर 1790 ईस्वी में फॉरेस्टर नाम के एक यूरोपीय यात्री आए थे। और मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार रिपीटेड क्वेश्चन है। ठीक है, तो आप सभी याद रखिए कि महिपतराव दिनकर के टाइम पर एक यूरोपीय यात्री आए थे फॉरेस्टर नाम के। कब आए थे? 1790 ईस्वी में। कब आए थे? 1790 ईस्वी में। ठीक है, अब देखते हैं विठ्ठलराव दिनकर जी के बारे में। तो आप सभी को समझ में आ गया होगा महिपतराव दिनकर जी के बारे में, है ना, कि ये छत्तीसगढ़ के प्रथम सूबेदार थे। 1787 से 90 तक इनका कार्यकाल था और इनके टाइम पर 1790 में यूरोपीय यात्री फॉरेस्टर आए थे। कौन आए थे? यूरोपीय यात्री फॉरेस्टर आए थे। ठीक है, और ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अब देखते हैं विठ्ठलराव दिनकर जी के बारे में। ये जो विठ्ठलराव दिनकर जी है ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्सन है। ठीक है, 1790 से 1796 तक इनका कार्यकाल रहा है। और ये जो विठ्ठलराव दिनकर है ये छत्तीसगढ़ के दूसरे सूबेदार हैं और इन्होंने ही छत्तीसगढ़ में परगना पद्धति का आरंभ किया। कौन सी पद्धति? परगना पद्धति का आरंभ किया। ठीक है फ्रेंड्स, अब आप सभी सोच रहे होंगे कि ये परगना पद्धति क्या है। तो देखिए फ्रेंड्स, ये परगना पद्धति जो है वो राजस्व प्रबंधन की एक पद्धति है। जैसा कि अभी जो छत्तीसगढ़ राज्य है, ठीक है, ये जिलों में डिवाइड है कि नहीं? 28 जिले हैं पूरे। तो इसी तरीके से उस समय छत्तीसगढ़ को एक सूबा माना गया। ठीक है, और जो सूबा था छत्तीसगढ़ सूबा, इसको परगनों में डिवाइड किया गया। जैसा कि अभी छत्तीसगढ़ राज्य जो है वो जिले में डिवाइड है। ठीक है, सेम टू सेम उस समय परगनों में डिवाइड किया गया। और ये जो पद्धति थी वो कौन सी पद्धति थी? ये भी नागपुर में जो पद्धति संचालित था ना, वही वाला पद्धति था जिसे जो विठ्ठलराव दिनकर जी है उन्होंने छत्तीसगढ़ में भी स्टार्ट किया 1790 में जब वो आए। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा कि परगना पद्धति का आरंभ किन्होंने किया? तो विठ्ठलराव दिनकर जी ने किया। और कब हुआ आरंभ? तो 1790 में। ठीक है, इनका कार्यकाल कब से कब है? 1790 से 96, है ना। तो 1790 में ही इन्होंने स्टार्ट किया था क्या? परगना पद्धति। और ये कब से कब तक चला है? 1790 से 1818 तक। ठीक है, कब से कब तक? 1790 से 1818 तक। ठीक है फ्रेंड्स, तो पूरे क्षेत्र को परगने में डिवाइड कर दिया गया था। और क्या था ये राजस्व प्रबंधन की एक प्रणाली है या फिर पद्धति है। इसके तहत ये जो छत्तीसगढ़ राज्य है इसको 27 परगनों में डिवाइड किया गया था। क्या किया गया था? 27 परगनों में डिवाइड किया गया था। और जो परगने का प्रमुख होता था उसको क्या नाम दिए थे? कमाविंसदार। क्या नाम दिए थे? कमाविंसदार। जिस प्रकार सूबा का जो प्रमुख था उसको क्या नाम दिए थे? सूबेदार। इसी तरीके से परगने का जो प्रमुख था उसको क्या नाम दिए थे? कमाविंसदार नाम दिए थे। क्या नाम दिए थे? कमाविंसदार नाम दिए थे। ठीक है, तो इतना आप सभी को याद रखना है। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखते हैं आगे इसी में ही ये जो विठ्ठलराव दिनकर है ना, इनके टाइम पर एक और यूरोपीय यात्री आए थे, मिस्टर ब्लंट। क्या नाम था इनका? मिस्टर ब्लंट। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ये भी मैं आपको जो बता रही हूँ ना, यूरोपीय यात्री है ना, तो वो किसके टाइम पर आ रहे हैं, मीन्स कौन से सूबेदार के टाइम पर? ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत ही रिपीटेड क्वेश्चन है। तो मिस्टर ब्लंट किसके टाइम पर आए थे? विठ्ठलराव दिनकर के टाइम पर। किसके टाइम पर? विठ्ठलराव दिनकर के टाइम पर। कब आए थे? सन भी याद रखिए, 1795 ईस्वी में। कब आए थे?
1795 ईस्वी में, ठीक है। और ये कहाँ आए थे? रतनपुर आए थे। कहाँ पर आए थे? रतनपुर आए थे, मीन्स रतनपुर बोलने से छत्तीसगढ़ आए थे। तो फ्रेंड्स ऐसा क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि ये कहाँ पर आए थे छत्तीसगढ़ में, तो ये रतनपुर में आए थे, ठीक है। इसी तरीके से मैं आपको क्या बताई थी फॉरेस्टर के बारे में, तो वो कहाँ पर पहुंचे थे? पहले रायपुर में आए थे वो, ठीक है। फॉरेस्टर कहाँ पर पहुंचे थे? रायपुर में पहुंचे थे। तो दोनों तरीके से अगर क्वेश्चन को डीप करना चाहे तो ऐसा क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अब अगले जो सूबेदार है वो कौन है फ्रेंड्स? भवानी कालू। कौन है? भवानी कालू। इनका शासनकाल था फतेहपुर 96 से 97। इनके टाइम पर कोई भी कार्य नहीं हुआ है जिससे क्वेश्चन बने, ठीक है। तो आप सभी को सिर्फ इतना ही याद रखना है कि 30वें नंबर के जो सूबेदार थे वो कौन थे? भवानी कालू थे। इनका कार्यकाल जो है फतेहपुर 96 से 97 ईस्वी तक है। कब से कब तक है? फतेहपुर 96 से 97 ईस्वी तक, ठीक है। इनके बाद आया केशव गोविंद। कौन? केशव गोविंद। इनका कार्यकाल था फतेहपुर 97 से 1808 ईस्वी। कब से कब तक? फतेहपुर 97 से 1808 ईस्वी, ठीक है। और ये छत्तीसगढ़ के सबसे लंबे समय तक सूबेदार रहे थे। क्या? सबसे लंबे समय तक, सर्वाधिक अवधि तक रहने वाले सूबेदार कौन थे छत्तीसगढ़ के? केशव गोविंद, ठीक है। और डायरेक्टली ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इसलिए आप सभी इसको याद रखिएगा। इनके टाइम पर भी एक यूरोपीय यात्री आए थे, कोलब्रुक। कौन आए थे? कोलब्रुक, 1799 ईस्वी में, ठीक है फ्रेंड्स। अब देखिए फ्रेंड्स, आपको एक बार फिर से बता देती हूँ मैं, महिपत राव जो दिनकर जी थे उनके टाइम पर कौन आया था? फॉरेस्टर आए थे। कब आए थे? वो 1790 में आए थे। इसके बाद विठ्ठल राव दिनकर जी के टाइम पर कौन आया था? मिस्टर ब्लंट आए थे 1795 में, ठीक है। इसके बाद ये जो केशव गोविंद है इनके टाइम पर कौन आया है? कोलब्रुक आया है 1799 ईस्वी में। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस बात को आपको याद रखना है। अब देखिए फ्रेंड्स, ये जो केशव गोविंद जी है ना, इनके टाइम का बहुत ही इंपॉर्टेंट घटना ये हुआ है कि छत्तीसगढ़ में पिंडारियों का आक्रमण आरंभ हो गया था। क्या हो गया था? छत्तीसगढ़ में पिंडारियों का आक्रमण आरंभ हो गया था, ठीक है। इसलिए फ्रेंड्स ये जो केशव गोविंद का कार्यकाल है वो आप सभी के लिए इम्पोर्टेंट है, और साथ ही इनका कार्यकाल बहुत ही लंबा भी रहा है। और एक और बात आपको इनके समय का याद रखना है कि इन्हीं के टाइम पर ही सरगुजा और जो छोटा नागपुर है, क्या सरगुजा रियासत और जो छोटा नागपुर वाला जो रियासत है, छोटा नागपुर का पठार कहते हैं जिसको, वो वाला जो एरिया था उनके मध्य सीमा विवाद उत्पन्न हो गया था। क्या हो गया था? सीमा विवाद जो है वो स्टार्ट हो गया था। तो ये भी आपको याद रखना है। तो डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जा सकता है फ्रेंड्स कि छोटा नागपुर व सरगुजा के मध्य सीमा विवाद किसके समय पर स्टार्ट हुआ था? तो किसके समय पर हुआ था? केशव गोविंद के टाइम पर। किसके समय पर? केशव गोविंद के टाइम पर, ठीक है। और ये भी पूछा जा सकता है कि जो छत्तीसगढ़ राज्य है यहाँ पर पिंडारियों का आक्रमण कब शुरू हुआ, मीन्स किसके कार्यकाल में शुरू हुआ, कौन से सूबेदार के टाइम पर? तो इसका भी आंसर क्या होगा? केशव गोविंद। क्या होगा? केशव गोविंद, ठीक है। अब आगे देखते हैं फ्रेंड्स सूबेदार बीकाजी गोपाल के बारे में। अब देखिए फ्रेंड्स, ये जो बीकाजी गोपाल है इनके पहले और आए थे विकोजी पिंडरी, है ना। और कौन आए थे? डीरो कुल्लरकर। कौन आए थे? डीरो कुल्लरकर। तो ये जो विकोजी पिंडरी और जो डीरो कुल्लरकर जी थे इनका कार्यकाल कब से कब तक है? 1808 से 1809 तक। कब से कब तक? 1808 से 1809 तक, ठीक है। तो इनके समय पर भी फ्रेंड्स कुछ भी कार्य नहीं हुआ है, ठीक है। तो आपको सिर्फ इनका नाम याद रखना है, इनके समय पर कोई भी कार्य नहीं हुआ है, ठीक है। अब देखते हैं बीकाजी गोपाल के बारे में। तो बीकाजी गोपाल का कार्यकाल रहा 1809 से 1817 तक। कब से कब तक? 1809 से 1817 तक। तो इनके टाइम पर फ्रेंड्स बहुत सारी घटनाएं हुई हैं, मीन्स जो छत्तीसगढ़ का जो राजनीतिक इतिहास है इसमें बहुत कुछ परिवर्तन हुआ है ना। इनके शासनकाल में क्या हुआ? बैंको जी जो भोसले थे जो कि छत्तीसगढ़ के शासक थे, है ना, भोसला राजकुमार, इनकी मृत्यु हो गई 1811 में। कब हो गया? 1811 में, ठीक है। और साथ ही इनकी मृत्यु होने के बाद एक व्यक्ति थे अप्पा साहब करके, ठीक है। वैसे इनको कहीं कहीं पर क्या लिखा रहता है? अप्पा राव साहब करके, मीन्स इनका नाम लिखा रहता है अप्पा राव साहब। तो ये जो अप्पा राव साहब थे इन्हें वेंकोजी भोसले की मृत्यु के बाद वायसराय बना दिया गया 1811 में। क्या बना दिया गया? वायसराय। मीन्स अब जो छत्तीसगढ़ का शासन है वो इनके हाथ में दे दिया गया, अप्पा राव साहब के हाथ में। और ये बहुत ही धनलोभी व्यक्ति थे। धनलोभी मतलब लालची व्यक्ति थे, इनको ओनली धन से मतलब था, ठीक है। तो इसलिए फिर जो छत्तीसगढ़ राज्य है ना, यहाँ पर जो है वो फिर से बहुत ही ज्यादा अत्याचार बढ़ने लगा, क्योंकि वैसे भी ये व्यक्ति जो थे वो अप्पा राव साहब, इनको ओनली किससे मतलब था? धन से मतलब था। तो इनके समय पर क्या हुआ? जो भी व्यक्ति आए, है ना, जो भी सूबेदार बन के आए
वो कुछ ही टाइम तक रह पाते थे। जैसा कि अभी आप सभी आगे क्या पढ़ेंगे, कुछ नाम आप सभी को पढ़ना है। और जैसा कि मैं आपको बताई थी, सरकार हरी, सीताराम टाटिया, यादवराव दिवाकर, तो आप सभी देख रहे होंगे कि कार्यकाल मैं आपको क्या बताई हूँ सूबा शासन का, 1787 से 1818 तक। ठीक है, तो बीकाजी गोपाल का तो हो गया 1809 से 1817 तक हो गया ना। तो इसके बाद सिर्फ 1 साल चले गए। कौन सा वाला पद्धति, ये जो पद्धति है सूबा शासन वाला है ना, क्योंकि इसके बाद जो अंग्रेज है उनका अप्रत्यक्ष शासन यहाँ पर स्टार्ट हो जाएगा। तो ये जो अप्पर राव साहब है ना, ये बहुत ही धनलोभी व्यक्ति थे, इसलिए जो सूबेदार नियुक्त होते थे वो ज्यादा टाइम तक छत्तीसगढ़ पर नहीं रह पाए। जैसे कि सरकार हरि सीताराम टाटिया, इनका कार्यकाल 1817 से 17 ही है, मीन्स ये नियुक्त भी हुए है ना, और तुरंत ही इनको पद से हटा भी दिया गया। इसके बाद आए यादवराव दिवाकर, जो कि छत्तीसगढ़ के अंतिम सूबेदार थे। ठीक है, तो ये भी 1817 से 1818 तक ही थे। तो इस प्रकार इनकी वजह से, मीन्स जो अप्पर राव साहब है ना, इनकी लालच की वजह से कोई भी जो व्यक्ति है वो सूबेदार के रूप में ज़्यादा दिन तक नहीं टिक पाए। अब उसके बाद देखिए, रघुजी द्वितीय की भी मृत्यु हो गई। रघुजी द्वितीय जो थे है ना, वो रघुजी प्रथम के बाद जो नागपुर रियासत है उसके राजा बने थे। ठीक है, कौन, रघुजी द्वितीय। तो इनकी भी मृत्यु हो गई 22 मार्च 1816 को। कब हो गया, 22 मार्च 1816 को। ठीक है, इसके बाद इनके जो बेटे थे परसो जी, क्या नाम था इनका, परसो जी करके है ना, उनकी भी मृत्यु हो गई 10 फरवरी 1817 को। कब हो गया, 10 फरवरी 1817 को। इसके बाद जो छोटा नागपुर और सरगुजा के मध्य विवाद था ना, वो बहुत ज़्यादा बढ़ भी गया इनके टाइम पर, और छत्तीसगढ़ में भी पिंडारियों का जो उपद्रव था या फिर इनका जो भी आक्रमण था वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ गया। ठीक है फ्रेंड्स, जिससे जनता को बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम होने लगा। और सबसे इम्पोर्टेंट घटना था इनके समय का, 27 मई 1816 को अप्पा साहब व अंग्रेज जो थे है ना, इन दोनों के बीच सहायक संधि। क्या, अप्पा साहब और जो अंग्रेज थे इनके बीच क्या हुआ, इनके समय पर ही सहायक संधि हुआ है। ठीक है, तो ये इतनी बातें हैं फ्रेंड्स जो कि आपको याद रखना है। ठीक है फ्रेंड्स, क्योंकि ये जो मैं आप सभी के लिए लिख के लाई हूँ है ना, इनसे कोई भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आप सभी को दे देगा कि बीकाजी गोपाल के टाइम पर कौन कौन सी घटनाएं हुई थी है ना, और ये सारे ऑप्शन में रहेगा, या फिर इनमें से कौन सी घटनाएं नहीं हुई थी। तो इस प्रकार से आप सभी से पूछा जा सकता है। तो जो मैं आप सभी के लिए लिख के लाई हूँ इसे आप सभी अच्छे से याद कर लीजिएगा, और अभी आप सभी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो क्या क्या हुआ फ्रेंड्स इनके टाइम पर, सबसे पहला तो आपको ये याद रखना है कि छत्तीसगढ़ का जो शासक नियुक्त किए गए थे है ना, मीन्स छत्तीसगढ़ के जो शासक नियुक्त किए गए थे वेंकोजी भोसले, इनकी मृत्यु हो गई थी 1811 में बीकाजी गोपाल के समय पर। उसके बाद जो अप्पा राव नाम के एक व्यक्ति थे, अप्पा साहब करके, जो कि बहुत ही लालची व्यक्ति थे, इनको छत्तीसगढ़ का वायसराय बनाया गया 1811 में। ठीक है, इसके बाद जो रघुजी द्वितीय थे, ठीक है, कौन, रघुजी द्वितीय। और ये रघुजी द्वितीय कौन थे, ये रघुजी द्वितीय जो थे वो नागपुर के राजा थे। कौन थे, नागपुर के राजा। इनकी भी मृत्यु हो गई। क्या हो गया, इनकी भी मृत्यु हो गई। ठीक है, अब इसके बाद क्या हुआ, इनके बेटे थे, रघुजी द्वितीय के बेटे थे परसो जी। कौन थे, परसो जी। ठीक है, रघुजी द्वितीय। तो रघुजी द्वितीय की मृत्यु के बाद इनको नागपुर जो था है ना, नागपुर रियासत, उसका राजा बनाया गया। लेकिन इनकी भी मृत्यु हो गई 10 फरवरी 1817 को। कब हुआ, 10 फरवरी 1817 को। ठीक है, इस प्रकार सबकी मृत्यु होते गई। फिर ये जो अप्पा राव साहब है ना, जो अप्पा राव साहब मीन्स जो वायसराय नियुक्त किए गए थे छत्तीसगढ़ के है ना, इन्होंने क्या कर लिया, पूरा शासन करने के लिए, मीन्स नागपुर पर अपना अधिकार करने के लिए अंग्रेजों के साथ सहायक संधि कर लिया इन्होंने 27 मई 1816 को। तो ये जो डेट है ये आप सभी याद रखिएगा, 27 मई 1816 को ये जो अप्पा राव साहब है ना, जिनको छत्तीसगढ़ का वायसराय नियुक्त किया गया था। और साथ ही जब रघुजी द्वितीय की मृत्यु हुई ना, तो परसो जी जो थे एक्चुअली में वो शारीरिक और मानसिक रूप से कमजोर व्यक्ति थे। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया, ये जो अप्पा राव साहब थे एक्चुअली में ये कौन थे, ये इनके काका थे, किसके, परसो जी के। तो ये जो परसो जी है इन्होंने अपने काका अप्पा राव साहब को अपना एजेंट भी नियुक्त किया था। ठीक है, ये छत्तीसगढ़ के वायसराय तो 1811 में बन गए थे, लेकिन जैसे ही रघुजी द्वितीय की मृत्यु हुई इसके बाद परसो जी ने इनको अपना एजेंट भी बनाया था। ठीक है, उसके बाद 10 फरवरी 1817 को इनकी मृत्यु हो गई, किसकी, परसो जी की। इसके पहले ही रघुजी द्वितीय की मृत्यु जब हुई थी 22 मार्च 1816 को, उसके बाद है ना 22 मार्च 1816 को जब रघुजी द्वितीय की मृत्यु हुई, उसके जस्ट बाद जब इनको एजेंट बनाया गया तब इन्होंने क्या किया, 27 मई 1816 को अप्पा राव साहब ने अंग्रेजों के साथ सहायक संधि कर लिया।
ठीक है, नागपुर जो रियासत था उस समय उस पर अपना राज्य स्थापित करने के लिए, मीन्स पूर्ण रूप से अपना शासन संचालन करने के लिए ये जो अप्पराव साहब जी हैं इन्होंने अंग्रेजों के साथ सहायक संधि कर लिए थे। तो कब किए थे? 27 मई 1816 को। तो इतनी बातें आप सभी को याद रखना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये बीकाजी गोपाल के टाइम पर कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं हैं जो कि आपको याद रखना है। और छत्तीसगढ़ में पिंडारियों का भी उपद्रव क्या हो गया था? बढ़ गया था। ठीक है फ्रेंड्स, क्या हो गया था? बढ़ गया था। और जो छोटे नागपुर और सरगुजा के मध्य विवाद जो है स्टार्ट हुआ था किसके टाइम पर? केशव गोविंद जी के टाइम पर। किसके टाइम पर? केशव गोविंद जी के टाइम पर। ये भी क्या हो गया था? बढ़ गया था। ठीक है, तो इस प्रकार आपको इतनी बातें याद रखना है। अब आगे देखते हैं सरकार हरी और सीताराम टाटिया। तो ये जो सरकार हरी या फिर इनका नाम कभी पर सखाराम हरी लिखा रहता है, तो ये ज़्यादा टाइम तक रहे भी नहीं। ठीक है, जैसा कि मैं आपको बताया कि अप्पराव साहब जो है वो बहुत ही धनलोभी व्यक्ति थे, है ना। तो इन्होंने बहुत ही ज़्यादा धन की जब मांग की ये सरकार हरी और सीताराम टाटिया से, तो छत्तीसगढ़ की जो जनता है ना, मीन्स जो रतनपुर निवासी थे, उन्होंने इन दोनों की गोली मारकर हत्या कर दी थी। ठीक है, क्या कर दिए थे? हत्या कर दिए थे। इसके बाद आए यादवराव दिवाकर। तो आपको इससे यही याद रखना है कि ये जो यादवराव दिवाकर थे वो छत्तीसगढ़ के अंतिम सूबेदार थे। इनका कार्यकाल रहा 1817 से 1818 तक। ठीक है, देखिए फ्रेंड्स, इनके टाइम पर कुछ और इम्पोर्टेंट घटनाएं हुई हैं जो कि आपको याद रखना है कि ये जो यादवराव दिवाकर थे, है ना, इन्हीं के टाइम पर क्या हुआ? इन्हीं के टाइम पर सीताबर्डी का युद्ध हुआ है। किसका युद्ध हुआ? सीताबर्डी का युद्ध। अब देखिए ये सीताबर्डी का युद्ध क्या है? तो ये जो सीताबर्डी का युद्ध है ना, एक्चुअली में सीताबर्डी नाम जो है वो नागपुर रियासत के अंतर्गत एक जगह का नाम है। ठीक है, जहाँ पर युद्ध हुआ है अंग्रेजों और मराठा के बीच, जिसके तहत 1818 में एक संधि हुआ है ना। और इसी संधि के तहत जो छत्तीसगढ़ राज्य है वो अप्रत्यक्ष रूप से ये जो अंग्रेज थे, है ना, या फिर जो ब्रिटिश थे, इनके नियंत्रण में आ गए थे। किसके तहत? 1818 का जो संधि हुआ था उसके तहत। ठीक है, और जो ब्रिटिश रेजिडेंट थे, जेनकिंस नाम था जिनका, इन्होंने सूबा पद्धति को समाप्त कर दिया छत्तीसगढ़ में और यहाँ पर शासन संचालन के लिए अंग्रेजों की नियुक्ति की। ठीक है, जिन्हें क्या नाम दिया गया? ब्रिटिश अधीक्षक नाम दिया गया। क्या नाम दिया गया? ब्रिटिश अधीक्षक। मीन्स छत्तीसगढ़ का जो शासन है इसका संचालन करने के लिए जिन अंग्रेज अधिकारियों की नियुक्ति हुई उनको नाम दिया गया अधीक्षक। क्या नाम दिया गया? अधीक्षक। आप सभी को ये जो यादवराव दिवाकर है इनके समय पर यही बातें याद रखना है कि ये जो यादवराव दिवाकर थे वो अंतिम सूबेदार थे। ठीक है, इनका कार्यकाल 1817 से 1818 तक था। ठीक है, और इनके काल में सीताबर्डी युद्ध हुआ जिसके तहत क्या हुआ? आंग्ल मराठा संधि हुआ 1818 में। और जो छत्तीसगढ़ राज्य है यहाँ पर अंग्रेजों का या फिर जो ब्रिटिश थे इनका अप्रत्यक्ष शासन स्टार्ट हो गया। ठीक है, और जो ब्रिटिश रेजिडेंट थे, ठीक है, रेजिडेंट जिनका नाम था जेनकिंस। क्या नाम था? जेनकिंस। इन्होंने क्या किया? छत्तीसगढ़ में सूबा पद्धति को समाप्त कर दिया और ब्रिटिश अधीक्षकों की नियुक्ति की छत्तीसगढ़ का शासन संचालन करने के लिए। जैसा कि पहले सूबेदार होते थे, तो इस प्रकार अब कौन होंगे? अधीक्षक होंगे, ब्रिटिश अधीक्षक। ठीक है फ्रेंड्स, तो मैं आप सभी को जो भी सूबेदार हुए हैं उनसे रिलेटेड जितनी भी इम्पोर्टेंट बातें थी वो बता दी हूँ। तो आप सभी को ये सारी बातें अच्छे से याद रखनी होगी और इन सभी से क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है और आगे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप सभी को मेरा ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर ज़रूर करिएगा और लाइक तो ज़रूर करिएगा फ्रेंड्स। ठीक है, और साथ ही फ्रेंड्स आप सभी को मैं ये बात और बता देती हूँ कि अब हम अगले वीडियो में इसके बारे में देखेंगे, ब्रिटिश अधीक्षक जो हुए हैं छत्तीसगढ़ में इनके बारे में देखेंगे। ठीक है, जिससे क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है और इसमें भी मैं आप सभी को बहुत ही डिटेल और जो भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है वो सारी बातें बताने वाली हूँ। तो अगला वीडियो भी आप सभी ज़रूर देखिएगा क्योंकि कंटिन्यू बने रहना बहुत ही ज़रूरी रहता है। ठीक है फ्रेंड्स, और साथ ही अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप सभी बेशक मुझे कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स।